नमस्कार। आज हम बीए फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीति विचारक में यूनिट सेकेंड में अरस्तु की क्रांति की अवधारणा को समझेंगे। अरस्तु के अनुसार क्रांति एक छोटा सा परिवर्तन यदि शासकीय सत्ता में होता है, जिससे शासन की शक्तियां जो हैं उनमें यदि कोई तब्दीली भी आती है, कोई आधारभूत तत्व का मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है, तो वो भी अरस्तु क्रांति में मानता है। हालांकि आज के कॉन्सेप्ट में रिवॉल्यूशन को हम एक झटके में परिवर्तन को रिवॉल्यूशन मानते हैं, एक झटके में तख्ता पलट होना, सत्ता परिवर्तन हो जाना, उससे क्रांति बोलते हैं। परंतु अरस्तु चूंकि प्रथम राजनीति विज्ञानी है, तो क्रांति पे विचार करने वाला वह सर्वप्रथम विचारक है और वो किसी भी प्रकार के शासकीय परिवर्तन या शासन की शक्तियों में मात्रात्मक परिवर्तन को भी क्रांति में मानता है। या शासन करने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन हो जाए या पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था काबिज हो जाए, स्थापित हो जाए, तो वो भी क्रांति में आती है। इस प्रकार राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु क्रांति के कई कारण बताता है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के सामान्य कारणों में असमानता है, असमानता, अन्याय, असमानता, भेद, इनके कारण क्रांति होती है। अब जब वो असमानता की बात करता है तो वो इस बात पर भी चर्चा करता है कि वस्तुतः समानता को हम दो रूप में देख सकते हैं, एक तो पूर्ण समानता के रूप में और दूसरा आनुपातिक समानता के रूप में। जब पूर्ण समानता संभव नहीं हो तो फिर शासक को आनुपातिक समानता की लाने की, स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक दूसरा जो उसने सामान्य कारण माना वो था अन्याय। अन्याय यदि कहीं होगा तो निश्चित रूप से वहां पर क्रांति होगी। ये विचार, असमानता और अन्याय वास्तव में आज भी उतने ही प्रासंगिक कारण हैं क्रांति के। और फिर उन सामान्य कारणों के अलावा अरस्तु विशेष कारण भी मानता है क्रांतियों के, जैसे कि शासक वर्ग स्वयं है वो धृष्ट हो जाए, जनता का इतना शोषण करे और लाभ की लालसा उसकी मिटे नहीं, या उसकी अत्यधिक सम्मान की वो इच्छा रखता है और सम्मान की लालसा के कारण वो उनका उत्पीड़न करे, या किसी प्रकार की उत्कृष्टता की अभिलाषा, या शासक वर्ग से ही कोई घृणा करे, या अत्यधिक डर का माहौल हो, या शासक वर्ग स्वयं है वो प्रमादग्रस्त हो, या विदेशी तत्व इतने इंटरवेंशन करने वाले हों, हस्तक्षेप करने वाले हों, या क्षुद्र घटनाएं हैं वो घटे, यानी शासकीय व्यवस्था का नियंत्रण इतना नहीं हो, या परस्पर विरोधी वर्ग जो हैं, जो राज्य के खिलाफ कार्यरत हैं, वो संतुलित हो जाएं, उनके हित मिलने लग जाएं, तो इससे भी क्रांति हो सकती है। फिर विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के विभिन्न विशेष कारण अरस्तु बताता है। अरस्तु बताते हैं कि लोकतंत्र में क्रांति का विशेष कारण है वाग्वीर। इससे वाग्वीर यानी कि जो वचन में, वाणी में श्रेष्ठ है, वो अपने वाग्दग्धता से जनता को समेकित कर लेता है, उनको समूहीकृत कर लेता है, एकीकृत कर लेता है, और उससे फिर वो सत्ता परिवर्तन करने में सक्षम हो जाता है। धनिक तंत्र में क्रांति का कारण है शासकों का सर्वसाधारण के प्रति अन्याययुक्त व्यवहार या शासक वर्ग में फूट पड़ जाना, दलबंदियां होने लग जाना। तो धनिक तंत्र में इस कारण क्रांति होती है। कुलीन तंत्र में पद चूंकि बहुत कम व्यक्तियों में सीमित होते हैं,
तो ऐसी अवस्था में फिर क्रांति की स्थितियां रहती है। तो पदों का वर्गीकरण वितरण समानुपातिक रूप से अरस्तु मानता है कि होना चाहिए यदि क्रांति को रोकना है तो। या फिर कुलीन तंत्र में ही कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षा रखता है, तो उस महत्वाकांक्षा के चलते भी सत्ता परिवर्तन क्रांति हो सकती है। कई बार कुलीन वर्ग में ही विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव हो जाता है और इस कारण भी क्रांति हो जाती है। संवैधानिक तंत्र में क्रांति का कारण मानता है कि जो शासित हैं वो भी शासक वर्ग के समान स्वयं को समान योग्य और गुणशाली समझने लग जाते हैं, उसके कारण क्रांति होती है। अरस्तु क्रांति के कारणों के प्रतिकार के भी उपाय बताते हैं और उन उपायों को भी वो दो भागों में बांटते हैं। सामान्य उपायों में वो मानते हैं कि शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण यदि संबंध रहते हैं तो क्रांति का खतरा है वो कम हो जाता है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार का संवैधानिक व्यवस्था उस प्रणाली में है उसके अनुरूप जन शिक्षण यदि किया जाता है, प्रारंभ से ही नागरिकों को शिक्षित किया जाता है, तो वहां क्रांति होने के जो संभावना है वो कम हो जाती है। नागरिकों को कानून पालन के लिए शिक्षित करना, राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं होने देना, भ्रष्टाचार रहित शासन व्यवस्था देना, विभिन्न वर्गों में हितों का संतुलन कर देना, विदेशियों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करना और छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तनों पर भी दृष्टि डाले रखना तथा बाहरी आक्रमण का डर निरंतर खड़े रखना। यदि इन उपायों को देख लिया जाए तो क्रांति का प्रतिकार किया जा सकता है, जिसमें आप देखते होंगे बाहरी आक्रमण को लेकर, जैसे इसमें पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ का सत्ता में नवाज शरीफ को सत्ता से हटा के और लगातार राष्ट्रपति पद और सेनाध्यक्ष के पद पर बने रहना, तो वो भारत के साथ ही कारगिल का एक नया युद्ध का माहौल बनाए रखे और वो लगातार सत्ता पर काबिज रहने में सक्षम रहे। कश्मीर की जो राजनीति है वो भी लगभग इसी तरह की है। इससे शासकीय व्यवस्था में लोग अपने आप को लगातार शक्तिशाली बनाए रखते हैं और सत्ता परिवर्तन नहीं होने देते हैं। विशेष उपायों में मिश्रित संविधान में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करने वाले सभी स्थितियों पर सावधानी पूर्वक यदि दृष्टि रखी जाए तो राजनीतिक परिवर्तन नहीं होंगे या कम होंगे या उनको नियंत्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार से कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में निम्न वर्गों के साथ यदि व्यवहार अच्छा हो और विशेष वर्गों में प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत का पालन हो तो भी क्रांति का प्रतिकार किया जा सकता है। वर्ग तंत्र में सामान्य प्रशासनिक कार्य निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को सौंप देने से और प्रजातंत्र में धनिकों को उनकी संपत्ति की रक्षा का आश्वासन दे दिए जाने और इस बात का ध्यान रखने कि जनता जननायकों के बहकावे में नहीं आए तो क्रांतियों का प्रतिकार किया जाना संभव है। इसके अलावा अरस्तु आतताई वर्ग के लिए भी सत्ता सुरक्षित रखने के उपाय बताते हैं कि जासूस और खासकर स्त्री जासूस रखने और निरंतर आक्रामक नीति का पालन करने, राज्य की जनता को आक्रमण के भय से ग्रस्त रखने, नागरिकों के बौद्धिक जीवन को नष्ट कर देने, अपराधियों को दंड और अच्छे व्यक्तियों को पुरस्कृत कर देने, नागरिकों के भौतिक कल्याण करने और धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह दिखाने से भी आतताई वर्ग जो है वो क्रांति का प्रतिकार कर सकता है और सत्ता में निरंतर बने रह सकता है। अरस्तु के क्रांति के ये जो उपाय हैं और ये जो कारण हैं, ये उनके विचारों के शाश्वतता का बोध करवाते हैं और वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। धन्यवाद।